हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुरु पर्व समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का रहा साक्षी। हमारी सरकार में करतारपुर कॉरिडोर का हुआ काम। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती। पीएम ने दी सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस पर योगी सरकार ने छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। सपा पर बोला हमला। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचरों का हंगामा। स्थायी नौकरी की मांग। समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता अनिल चौधरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में आयोजित गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का दशकों पुराना इंतजार हमने खत्म किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान से सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप भारत लाने में हम सफल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले भारत को 150 से ज्यादा ऐतिहासिक अमानत लौटाई। इसमें एक छोटी तलवार भी थी जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। इन चीजों को वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को मिला। बता दें कि हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव अपनी यात्रा के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी कुछ वस्तुएं रखी हुई है, जिनमें खड़ाऊ, पालकी और पांडुलिपियां शामिल है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे। यहां उन्होंने अटल जी को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं अयोध्या में भी भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। बीजेपी कार्यालय पर सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माला चढ़ाकर जन्मदिन मनाया। उस मौके पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 5.5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज में रोगियों में फल भी बांटे। स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर पिछले साल की तरह इस साल भी जीआईसी के मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के आयोजक सांसद लल्लू सिंह रहे। आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। इस देश को पहली बार व्यवस्थित ढंग से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज़ादी के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री ने सड़क, जल, पानी, बिजली पर काम करने का काम किया तो माननीय ब्रह्मलीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। और आज हम उनकी शताब्दी, उनके बताए हुए उनको श्रद्धांजलि आज हम अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, पार्टी के संगठन के लोगों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 26 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष कई बैठकें भी करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा के उत्तराखंड बीजेपी के नेतृत्व के साथ निर्वाचन क्षेत्रवार विस्तृत चर्चा करने की संभावना है। साथ ही बीजेपी प्रमुख राज्य नेतृत्व की ओर से विभिन्न तरीकों से जमा की गई और एकत्र की गई जमीनी रिपोर्ट पर भी निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। नड्डा पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की प्रगति का भी जायजा लेंगे और राज्य नेतृत्व से फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के एक नेता ने कहा
कि बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में राज्य में कई कार्यक्रम और अभियान शुरू किए हैं। बीजेपी प्रमुख नड्डा हर एक चीज की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सुझाव देंगे कि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर मची सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ को मना लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से बातचीत के बाद रूठे हुए हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो चुकी है। बता दें कि हरक सिंह रावत की नाराजगी मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर थी। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर रात मेडिकल कॉलेज जल्द खोलने को लेकर आश्वासन दिया, तब जाकर उनकी नाराजगी दूर हो पाई। बता दें कि हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से और बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया था, केवल नाराजगी जाहिर की थी और वो कैबिनेट की बैठक से भी इस मसले पर मंत्री से बहस के बाद बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। वही खबर ये भी है कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात हरक सिंह रावत कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है और योजनाओं का फायदा आम लोगों को भी मिल रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वराज को सुराज में बदला। अमित शाह ने कहा कि भारत में दूसरे देशों से बेहतर वैक्सीनेशन है। अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया गया है। 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। मोदी सरकार में अब देश बदल रहा है। इसके साथ ही योजनाओं को पूरा करना अब सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही रह जाती थी, लेकिन अब लोगों को सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। लोगों की अपेक्षा है सुशासन से कि जो विकास का मॉडल हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो। देश का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें विकास का स्पर्श न होता हो और समाज का कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसका विकास के मॉडल में समावेश न होता हो। विकास के मॉडल के लिए लोगों की हमसे अपेक्षा है, सुशासन के मंत्र से अपेक्षा है एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास की। सुशासन के मॉडल से लोगों की अपेक्षा है संपूर्ण भ्रष्टाचार से उन्मूलन युक्त, संपूर्ण भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शी शासन की। सुशासन से लोगों की अपेक्षा है मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निष्ठावान प्रयास की। सुशासन से एक अपेक्षा है जवाबदेही की, संवेदनशीलता की। जवाबदेही भी होनी चाहिए लोगों के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। नए प्राण फूंकने के लिए नवाचार की भी अपेक्षा है और इसके अंदर सातत्य चाहिए, इसके लिए स्थायित्व की भी अपेक्षा है। और ये सारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि लोगों का सरकार पर विश्वास हो और सरकार का लोगों पर विश्वास हो। पंजाब में विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और पंजाब की जनता हो या वहां के वकील, सभी से बड़े बड़े वादे लगातार कर रहे हैं। पंजाब में आप अपनी सरकार बना सके, इसी सिलसिले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में वकीलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि हम वकीलों के चैम्बर बनवाएंगे, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस और स्टाइपेंड देंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट के बेंच भी बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के 80 से 85 हजार वकीलों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ। हमारी दिल्ली में सबसे पहले 2013 में सरकार बनी, 28 सीट आई थी हमारी। 49 दिन की सरकार चली, फिर दोबारा चुनाव हुए 1 साल बाद। दोबारा चुनाव में 70 में से 67 सीट आई। उस चुनाव में सबसे ज्यादा मदद या सबसे बड़ा रोल वकीलों ने किया था दिल्ली के अंदर। वकीलों की वजह से हम वो चुनाव जीते थे। मैं बताता हूं कैसे। 8 फरवरी को चुनाव था। 20 जनवरी के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान करा कि किरण बेदी उनकी
सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी जी से वकीलों की पुरानी दुश्मनी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार राज्य की जनता को तोहफे देते जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में अगले साल यानी 2022 से विधानसभा चुनाव है। इसलिए सीएम योगी लगातार कई घोषणाएं कर रहे हैं और करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी अब तक कर चुके हैं। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राज्य की जनता को खुश करने के लिए लखनऊ से प्रदेश में 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के समय ये देखा गया कि तकनीक का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। बच्चे बताते थे कि स्मार्टफोन टैबलेट ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तब हमने तय किया कि राज्य के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने की सुविधा से जोड़ा जाएगा। सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद होता था। नौकरी निकलते ही एक खानदान वंश के लोग वसूली पर निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली पर नहीं निकलता था। शकुनी मामा, दुर्योधन भांजा, दुशासन और कहीं कोई भतीजा निकल पड़ता था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। आपको बता दें कि अब माफिया से खाली करवाई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। यहाँ माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खुलदाबाद के लूकरगंज इलाके में खाली कराई गई सरकारी नजूल की जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। वही 26 दिसंबर को सीएम योगी इसका शिलान्यास भी करेंगे। बढ़ते आगे, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में गेस्ट टीचर्स एक बार फिर से सड़कों पर है। इस बार गुस्साए गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास का घेराव किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचर्स का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि गेस्ट टीचर्स स्थायी नौकरी की लगातार मांग करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन गेस्ट टीचरों के समर्थन में कांग्रेस भी उतरी चुकी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी गेस्ट टीचर्स के बीच पहुंचे और उनके समर्थन में गेस्ट टीचर्स के साथ बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर सफाई कर्मियों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि जो पानी हम नदियों का पीते हैं, अगर उनमें ऐसी मूर्ति जाए भगवान की भी जो पेयजल को शुद्ध ना रहने दे, तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। इसलिए इको फ्रेंडली मूर्तियां बनती है तो पर्यावरण और नदियों की स्वच्छता के लिए ये बहुत आवश्यक और उपयोगी होती है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में तीसरे नंबर पर आया है। सफाई कर्मी के परिश्रम से हमने ये स्थान प्राप्त किया है। सफाई कर्मियों को 10-10 हजार रुपए सम्मान निधि पुरस्कार दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार अमृत महोत्सव के मौके पर सूरजकुंड में आयोजित किए जाने वाला 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 ऐसे भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए जिससे हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके और धूमकेतु की तरह चमक सके। मेला 4 से 20 फरवरी तक लगाया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री और जम्मू और कश्मीर थीम स्टेट के तौर पर हिस्सेदारी होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में मेले की तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने लुधियाना बम ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध गगनदीप की महिला मित्र को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों की माने तो गगनदीप की ये महिला मित्र खन्ना पुलिस में कांस्टेबल है और एसपी के दफ्तर में तैनात है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने उस पूरे मामले में खालिस्तानी कनेक्शन जुड़ने की बात भी कही है। डीजीपी ने कहा कि गुरुवार को लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट की जांच के दौरान खालिस्तानी तत्वों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के लिंक मिले हैं। डीजीपी ने बातचीत में बताया कि हम आतंकवाद और नशीले पदार्थों से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नार्को की ओर से ऑर्गेनाइज्ड अपराध और आतंकवाद खतरनाक है। लुधियाना का मामला ऐसा ही एक मामला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 415 केस सामने आ चुके हैं। इस नए संकट का सबसे ज्यादा खतरा दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में है।
इस बढ़ते संकट को लेकर राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र भी अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार वैक्सीनेशन पर भी लगातार जोर दे रही है। लिहाजा केंद्र सरकार ने ऐसे 10 राज्यों की सूची बनाई है जहां कोरोना टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब ऐसे राज्यों में केंद्र की ओर से टीम भेजी जाएगी, क्योंकि इन राज्यों में न सिर्फ टीकाकरण की चाल धीमी है बल्कि यहाँ कोरोना के केस भी सबसे ज्यादा है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, यूपी, झारखंड और पंजाब में टीमें भेजी जाएगी। बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और मास्क पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट को वीकेंड पर ऑड इवन के हिसाब से खोलने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते 26 दिसंबर यानी कि यहां पर दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेगी। बता दें कि सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ की वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही थी, जिसके चलते प्रशासन और ट्रेडर्स के बीच बैठक हुई और ये फैसला लिया गया। बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद राजधानी दिल्ली के बाजारों में भीड़भाड़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने सरोजनी नगर में भीड़भाड़ के वीडियो को देखते हुए नाराजगी जताते हुए सरोजनी नगर के एसएचओ को तलब किया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर की संभावना को लेकर बिहार में तैयारियां की जा रही है। दूसरी लहर की तरह बड़े स्तर पर निगरानी की तैयारी चल रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 80 अधिकारियों की 6 टीमें बनाई है। इन टीमों को कोरोना संक्रमण की निगरानी के साथ साथ अस्पतालों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जिले के डीएम को इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी। बता दें कि आदेश में ये भी कहा गया है कि संक्रमण की मौजूदा स्थिति और संभावित वेव को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। दूसरी लहर के बाद कोरोना की लहर फिर से कोशांग बनाया गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन का कहर भी लगातार जारी है। सूबे में 160 दिन के बाद कोरोना के 42 मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि इसके चलते प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने का फैसला किया है। साथ ही जो भी अब वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मास्क लगाने को कानून की तरह बनाया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राजस्थान में मास्क पहनने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। प्लस है या बीमार है या जिनको जरूरत है उन्हीं को पहले, या जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित है, उनके लिए छूट देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगह तापमान माइनस में चला गया है। हालांकि हवाओं के थमने से दिल्ली में ठंडक से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 26 दिसंबर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ठंड में इजाफा होगा। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। शनिवार की सुबह हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और AQI 398 पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को AQI 427 के साथ गंभीर हो गया। बता दें कि PM 10 प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा, लोधी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी के लिए दिल्ली के 11 जिलों में से हर एक के लिए अलग अलग रात्रि गश्ती दल गठित किए गए हैं। NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से अलग नहीं है। गुरुग्राम और नोएडा में भी शनिवार सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जहां AQI 365 और 404 पर पहुंच गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ा। अरब देश शारजाह से आए व्यक्ति के पास से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने
5 गोल्ड बिस्किट पकड़े हैं जिनका वजन 491 ग्राम बताया जा रहा है। पकड़े गए सोने की मार्केट वैल्यू 24.32 लाख रुपए से ज्यादा है। ये गोल्ड बिस्किट शेविंग करने वाले 2 ट्रिमर में छिपा कर लाए गए थे। केवल एयर टिकट के लालच में आकर यात्री सोने की तस्करी में शामिल हुआ था। सोने की तस्करी को लेकर कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। जयपुर कस्टम की गोल्ड और कोकेन तस्करी पकड़ने की ये इस महीने की चौथी बड़ी कार्रवाई है, जबकि एक हफ्ते के अंदर गोल्ड तस्करी का ये दूसरा मामला सामने आया है। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि शारजाह में उसे एक व्यक्ति ने कुछ सामान दिया था। उस व्यक्ति ने ही शारजाह से जयपुर का टिकट करवाया और कहा था कि एयरपोर्ट के बाहर मेरा जानने वाला व्यक्ति तुमसे ये सामान ले लेगा। टिकट के पैसे बच रहे थे और इसी को देखते हुए ही ये सामान लेकर यहाँ पर आ गया। गुजरात में जामनगर के गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य ने उस मामले में सख्ती दिखाई है और रैगिंग कमेटी की टीम को जांच के आदेश दिए हैं। और इसी के आधार पर टीम ने कॉलेज के 15 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इनमें से 6 छात्रों को छात्रावास से निकाल दिया गया है और 6 छात्रों को 1 साल के लिए परीक्षा में बैठने अब नहीं दिया जाएगा। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस और नए साल की धूम है। हर जगह गली मोहल्ले बाजार रोशनी से जगमगा रहे हैं, लेकिन भारत में इसकी धूम सबसे ज्यादा कुछ शहरों में ही दिखाई देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर क्रिसमस की धूम देखने को मिलती है, तो चलिए आपको बताते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ईसाई धर्म भारत के प्रमुख धर्मों में से एक है। गोवा, केरल, मिजोरम और महाराष्ट्र में ईसाई धर्म मानने वालों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इन शहरों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स आदि शामिल हैं। भारत में लगभग 73% ईसाई कैथोलिक हैं। वहीं ईसाइयों की बात करें तो सीरियन क्रिश्चियन, गोयन क्रिश्चियन, तमिल क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, नागा क्रिश्चियन आदि शामिल हैं। इन सभी क्रिश्चियंस की भाषा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति एक दूसरे से काफी अलग होती है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है और इन जगहों पर भी क्रिसमस का सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन इनमें कुछ जगहें खास हैं जहां भारत के लोग पूरे साल क्रिसमस और न्यू ईयर ईद का सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग करते हैं। क्रिसमस पर एक गाना जरूर सुनाई देता है जिसे सुनकर दिल खुशी से झूम उठता है। वो गाना है जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे। ये वो सॉन्ग है जिसे सुनकर चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी का मन खुशी से झूम उठता है। और इस गाने को सुनकर ये एहसास होता है कि क्रिसमस आ गया है और अब सेंटा सबके लिए गिफ्ट लाएगा। क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी धूम पूरी दुनिया में नजर आती है। सारी दुनिया लाइट्स की रोशनी से जगमगा उठती है। हर तरफ सुगंधित मोमबत्तियों की खुशबू हवाओं में फैली रहती है। मॉल हो या बाजार, सभी सजे हुए नजर आते हैं। और आज भी ऐसा ही माहौल दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, जहां पेड़ों पर डेकोरेशन और सेंटा कैप्स ने क्रिसमस डे और न्यू ईयर का जबरदस्त माहौल बना रखा है। ये नज़ारा आपको भारत में भी दिखाई देगा। भारत के अलग अलग शहर में देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां क्रिसमस और नए साल की सबसे ज्यादा धूम रहती है और देश का हर नागरिक क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहां जाना चाहता है। वैसे तो पूरी दुनिया ही घूमने के लिए है, लेकिन भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जहां दुनिया भर से लोग आकर क्रिसमस के इस जश्न में झूमना पसंद करते हैं। कोलकाता में क्रिसमस की चमक। 1911 में ब्रिटिश सरकार की राजधानी रहे इस शहर में क्रिसमस पुराने समय से ही काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के वक्त अफसर यहाँ नाचने, गाने और खाने के साथ खूब मस्ती करते थे। क्रिसमस में बड़े दिन की चमक अभी भी वैसी ही बनी हुई है। यहाँ पार्क स्ट्रीट का खूबसूरत नज़ारा और सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में जुटी भीड़ आपको परफेक्ट क्रिसमस फील देंगे। यहाँ कई पुरानी बेकरी भी हैं जहाँ फ्रूट केक और बढ़िया ट्रीट आइटम्स का स्वाद चखा जा सकता है। विक्टोरिया मेमोरियल के पास बने सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की शाम को काफी रौनक दिखाई देती है। वेस्ट बंगाल टूरिज्म बोर्ड कोलकाता में हर साल क्रिसमस फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है। गोवा का ग्रैंड सेलिब्रेशन। गोवा तो अपने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है।
पूरे भारत में यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। गोवा को भारत का लॉस एंजलिस भी कहा जाता है। यहाँ लोग दिसंबर का महीना आते ही अपने घरों, गली मोहल्लों और बाजारों को जगमगा देते हैं। साल के आखिर में जबरदस्त बीच पार्टीज होती हैं। यहाँ डांस, मस्ती और बढ़िया से फूड का मजा लिया जा सकता है। इस समय गोवा के घरों में और बेकरीज पर ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनती हैं। इतना ही नहीं, लोकल चर्च में आपको कैरोल धुन और सजे हुए क्रिसमस ट्री जीवन भर न भूलने वाला अनुभव है। यहाँ 16वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चर्च सी कैथेड्रल है, जहाँ आपको काफी सुकून मिलेगा। शिमला में करें चिल। अगर स्नो और हिल स्टेशन आपको अट्रैक्ट करते हैं तो क्रिसमस मनाने के लिए भारत में शिमला से बेहतर कोई जगह नहीं है। इस हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की खूब भीड़ रहती है। अगर आप ट्रिप को थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन में सफर करें। वहीं यहाँ बढ़िया रेस्टोरेंट में आप लजीज खाने का मजा ले सकते हैं। हिस्ट्री लवर्स के लिए यहाँ ब्रिटिश काल में बनी ऐतिहासिक इमारतें, वाइसरेगल लॉज, रोथनी कैस्टल, गेटी थिएटर और वुडवाइल प्लेसेस जैसी इमारतें हैं। यहाँ 19वीं शताब्दी के मध्य बना क्राइस्ट चर्च है, जहाँ आप क्रिसमस प्रेयर में हिस्सा ले सकते हैं। कोची में है काफी कुछ। कोची में क्रिश्चियन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और यहाँ काफी पुराने कई चर्च भी हैं। यहाँ फर के पेड़, सजे मकान, दुकान, सेंटा और जीसस की मूर्तियाँ आपको जगह जगह दिखाई देंगी। आधी रात को आप यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च जाकर अपना क्रिसमस यादगार बना सकते हैं। ये भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है। दिसंबर के आखिरी वीक यहाँ कई लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ कोचीन कार्निवल में म्यूजिक, फायर वर्क, सजे धजे हाथी, गेम्स, स्पोर्ट्स जैसी कई मजेदार एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे कल्चरल परफॉर्मेंस भी होते हैं। क्रिसमस की ये रौनक साल 2019 तक तो बहुत शानदार दिखी, लेकिन साल 2020 के आते आते क्रिसमस की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई। कैरोल की गूंज भी कहीं कहीं शांत पड़ गई। क्रिसमस के सेलिब्रेशन में झूमते लोग साल 2020 से सिर्फ चर्चों में पूजा अर्चना करते ही नजर आए। इसकी वजह है 2020 में कोरोना नाम की महामारी का आना। इस महामारी ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के त्योहारों की चमक को फीका कर दिया। ये महामारी आज भी यानी 2021 में भी बरकरार है और इसी महामारी के चलते इस बार भी क्रिसमस की जगमगाहट हल्की पड़ गई है। महामारी भयावह रूप ना ले ले, इसके चलते क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के जश्न पर रोक लगा दी गई है। हर जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। एक बार फिर से कोरोना ने इस खुशियों के त्योहार की चमक को फीका कर दिया है। लोग त्योहार के चलते खुश तो हैं, लेकिन अपनी खुशी को पूरी तरह से नाच गाकर, मस्ती करके, पार्टीज करके जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये पाबंदी लोगों की भले के लिए ही है। त्योहार में कहीं मातम हो, उससे अच्छा तो एहतियात बरतना ही जरूरी है। कहते हैं जान है तो जहान है। अगर जिंदगी रही तो हर दिन त्योहार जैसा मनाया जा सकता है। हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा सकता है, लेकिन अब जिंदगी ही ना रही तो ये पूरे परिवार में मातम की वजह बन सकता है। इसलिए सेंटा जरूर आएगा, आपके लिए खुशियां भी लाएगा, लेकिन अपनी इन खुशियों को थोड़ा सा कम करके सेलिब्रेट करना आपके हाथ में है। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।